एकेडमी। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। भारत का एक ऐसा काल या कुछ ऐसे शासकों का काल जिसको भारत में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? भारत का स्वर्ण काल कहा जाने वाला गुप्त काल, इस पर बेस्ड आज का हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है। हम इसके संस्थापकों की बात करेंगे, इसके सबसे प्रतापी शासकों के बारे में बात करेंगे, श्री गुप्त की बात करेंगे जिसने की गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। साथ ही समुद्रगुप्त जैसे शासकों की बात करेंगे जो कि कहा जाए कि अपने काल के बहुत ही प्रतापी, बहुत ज्यादा लोगों को कहा जाए कि एक तरीके से संरक्षण देने वाले, साहित्य को या फिर ऐसे साहित्य से जुड़े लोगों को ज्यादातर संरक्षण देने के लिए इनका नाम आता है। साथ ही इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो कि गुप्त काल के शासकों में इनका नाम सबसे प्रमुख आता है। साथ ही इनका नाम कुछ विशेष क्षेत्रों से जुड़ा हुआ भी है और इसलिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। जब हम मध्य प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं, इससे जुड़ी परीक्षाओं की बात करते हैं, या फिर हम यूपीएससी की बात करते हैं, तब भी गुप्त काल से हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। क्लियर है? तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं कि क्या भारत को कि गुप्त काल को भारत के स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाए, और अगर दी जाए तो क्यों। इसके शासकों की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसके पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन कहूँ या फिर थोड़ा सा मैं आप लोगों से वार्तालाप करना चाहूंगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर। माय एकेडमी को आप डाउनलोड कीजिए, अपने मनपसंद के कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको कोर्स को जाके आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं स्वर्ण काल या गुप्त काल, जिसको भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है इसके बारे में। उसके पहले में हम बात करते हैं, जैसा कि हमारा हमेशा से ये एक प्रारंभिक पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है कि आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उस पूरे लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न या कुछ केंद्र बिंदु हम हमेशा लेके आते हैं। उसको सबसे पहले हम देखते हैं, गुप्तकालीन प्रशासनिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर है? चलिए अगला, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियों पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसा कि हमने बात की, मध्य प्रदेश जैसे राज्य से इनका संबंध होने के कारण ये और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछने के लिए परीक्षक को भी मजबूर करते हैं, और साथ ही आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको अनायास ही इस टॉपिक की तैयारी और इसकी महत्ता को देखते हुए इसको पढ़ना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा क्यों दी जाती है। इन सभी प्रश्नों को हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम इन सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। क्लियर? चलिए, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की जब बात आती है, साम्राज्यवादी गुप्त राजाओं के शासन काल को
विद्वानों ने हिंदू संस्कृति के क्लासिकल युग की संज्ञा दी है। क्यों दी है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे कि क्यों इसको क्लासिकल युग या क्लासिकल एरा या फिर स्वर्ण काल कहा जाता है। कुषाणों के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। किन राज्यों का उदय हुआ? अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें राजतंत्र एवं गणतंत्रात्मक दोनों ही प्रमुख व्यवस्थाएं थीं। जब हम बात करते हैं गणतंत्र की, आज जब हम बात करते हैं तब हम अनायास ही हम संविधान की तरफ चले जाते हैं। भारतीय प्रस्तावना की पहली ही लाइन जब हम पढ़ते हैं कि हम भारत को एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने का प्रयास करेंगे, गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं या करेंगे, तब ये चीजें आती हैं कि भारत की जो प्राचीन गौरवमयी जो चीजें हैं, गौरवमयी जो सभ्यता है या इतिहास है, यहाँ पहले से ही गणतंत्रात्मक राज्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ऐसे कई राज्य थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जबकि हम जब और भी शासनों के बारे में बात करते हैं और राजाओं की बात करते हैं, उस क्षेत्रों की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखते हैं कि राजा कैसे वंशानुगत होते थे और उन वंशानुगत होने के साथ साथ कैसे चीजें क्लिष्ट होती चली जाती थी। उसी के साथ कुछ सकारात्मक चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं कि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना होकर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी। और यहाँ पे नाम आता है लिच्छवी गणराज्य का। लिच्छवी जैसे राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाते थे और इसीलिए ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। क्लियर? चलिए, अगर हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना की या शुरुआत की जब बात करते हैं, देश में कुषाणों के पतन के बाद अनेक राज्यों का उदय हुआ, जिसमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों ही व्यवस्थाएं शामिल थी। प्रमुख राजवंशों में निम्न प्रकार से हम देखते हैं, नागवंश, आभीर, इक्ष्वाकु थे। ऐसे ही समय में पूर्वी भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ। कहाँ पर? भारत के पूर्वी क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का क्या हुआ? उदय हुआ। और हम बात करते हैं भारत के पूर्वी क्षेत्र में, और इस चीज के लिए मैंने ये भारत का नक्शा बनाया है। हंसने की आवश्यकता नहीं है। अब क्लास में यदि मैं मैप बनाने बैठ जाऊंगी तो आगे की चीजें छूट जाएंगी, इसलिए हम समझने की दृष्टि से बना लेते हैं कि ये भारत है। इससे आप समझ पाएंगे कि भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे गुप्त साम्राज्य का आरंभ या उदय हुआ। राज्य आरंभिक उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। ठीक, बिहार, उत्तर प्रदेश, आगे चल के जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तब हम कुछ और साम्राज्यों को पढ़ते हैं, लेकिन उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम जिस एक विशेष साम्राज्य की बात कर रहे हैं उस पर ही हमारी विशेष चर्चा होगी और विशेष ध्यान होगा। ठीक, राज्य का आरंभ कहाँ से हुआ? उत्तर प्रदेश और बिहार में गुप्त साम्राज्य का उदय या आरंभिक स्थल माना जाता है। अब जब बात आती है संस्थापक की, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनते हैं। उनके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक, और उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और द्वितीय के बाद अन्य भी राजाओं का क्रम हम देखते हैं। ठीक, मगर मुख्य रूप से हम इन पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि और जो अन्य शासक हैं उनकी उपलब्धियां रही, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रही जितने ये लोग प्रमुख थे। तो ज्यादातर गुप्त काल का जब हम विश्लेषण करते हैं, जब हम इतने विस्तार की बात करते हैं या फिर उसकी महत्ता की बात करते हैं, तो उस महत्ता के लिए ये जो कुछ शासक हमने सामने लिखे हैं ये इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? तो इसके संस्थापक का नाम आप याद रखेंगे, कौन है? श्रीगुप्त है। उसके बाद शासक बनते हैं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका संबंध मध्य प्रदेश से था, ऐसा कहा जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक, इनकी उपलब्धियों के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। क्लियर? समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त को हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। मैंने आपसे अभी कहा था
कि कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं अपनाई गई थी, और उसमें नाम आता है लिच्छवी का। लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था लिच्छवी राजकुमारी से, और इसीलिए राजकुमारी के पुत्र को, मतलब पुत्री के पुत्र को दौहित्र कहा जाता है, और इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। क्लियर? समुद्रगुप्त ने ज्यादातर अपने जो कहा जाए कि शासन व्यवस्थाएं बनाने के लिए विवाह का रास्ता ज्यादा अपनाया, और विवाह के द्वारा ये चीजों को विस्तार करते थे, राज्य अपना विस्तार करते थे। ठीक। समुद्रगुप्त को हरिशेन की आगे जब हम बात करेंगे, हरिशेन इनके दरबारी कवि थे। ठीक। हरिशेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। हरिशेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है कि देवताओं में कुबेर की, सोच के देखिए, जब हम बात करते हैं, जब भारतीय इतिहास की स्रोतों की बात करते हैं तो प्रशस्ति की बात करते हैं। एक सोर्स के रूप में हम क्या बात करते हैं कि प्रशस्ति जो होती थी, इसको समझिए। प्रशस्ति एक प्रकार के प्रशंसा पत्र होते थे, प्रशंसाएं होती थी, और ये वो जो कभी जिस राजा के दरबार में रहा करते थे, उन राजाओं की विजयों, उनकी उपलब्धियों, उनकी सकारात्मक चीजों के बारे में ये प्रशस्तियों में लिखा करते थे। और इसीलिए कहते हैं कि जब जिनकी संरक्षण में वो रह रहे हैं, तो ये बात आती है कि जिस वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना पड़ेगा। उसी तरीके से ये चीजें लेके चलते थे कि जिस दरबार में रह रहे हैं, जिस राजा ने इनको संरक्षण दिया, उसकी अच्छी अच्छी बातें ही लिखेंगे, उसकी गलत बातें नहीं लिख सकते। और जहाँ तक हम कुछ इतिहास में ऐसी चीजें देखते भी हैं कि राजा महाराजा अपने बारे में नकारात्मक चीजें सुनना पसंद भी नहीं करते थे, हालांकि आज भी हम और आप भी नहीं करते हैं। ठीक। और जब ये राजा उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो प्रशस्तियों के बारे में थोड़ी सी ये चीज आप जान के चलें कि प्रशस्तियों में राजाओं के बारे में उनकी प्रशंसात्मक जो बातें होती थी उसमें वो लिखी जाती थी, उनकी विजय, उनकी उपलब्धियां वो भी सकारात्मक रूप से लिखी जाती थी। साथ ही प्रशस्तियों के बारे में ऐसा भी आलोचना की जाती है कि किसी भी शासक के बारे में कोई नकारात्मक बात नहीं होती थी, कोई आलोचना नहीं होती थी, जो कि एक तरीके से पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति में सिर्फ अच्छे अच्छे गुण ही हों। ठीक। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा दिमाग में रख के चलेंगे। चलिए, हरिशेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा। अब इस चीज, इनकी लिखने की बात जो इन्होंने लिखा, उससे इस बात को समझ सकते हैं कि प्रशस्ति में कितने बढ़ा चढ़ा के चीजों को कहा जाए अतिशयोक्ति करके लिखा जाता था। हरिशेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा कि वे देवताओं में कुबेर, जिसको कहते हैं धन देव, वरुण, जिसको कहते हैं समुद्र देव, इन देवताओं में इंद्र, जिसे कहा जाता है कि वर्षा का देवता, और यम, मृत्यु के देवता के देव के तुल्य हैं। मतलब अब प्रशंसा देखिए, अतिशयोक्ति की भी अतिशयोक्ति कर दी। धन के देवताओं में कुबेर है, मृत्यु के देवता में यम के समान है, वरुण मतलब कि समुद्र के देवता के समान है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने इनके बारे में लिखी हैं। क्लियर? प्रयाग प्रशस्ति एवं अभिलेख, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, मुख्यतः 6 मुद्राएं, गरुड़, धनुर्धारी, पशु, ठीक, परशुद्ध और अश्वघोष, व्याघारण, वीणावादन आदि से इनका पता चलता है। और ये भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था, इसको संगीत में महारत हासिल था, संगीत में बहुत कहा जाए प्रवीण थे। ठीक। संगीत में प्रवीण होने के कारण इनको संगीत प्रिय राजा भी कहा जाता है, संगीत सम्राट भी कहा जाता है। और इस चीज का जो कहा जाए साक्ष्य की जब हम बात करते हैं, इनके कुछ सिक्कों से इनकी ये वाली फोटो मिली है। अब इस चीज के दो तरीके हो सकते हैं, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं बस थोड़ा सा कि हो भी सकता है कि ये सिर्फ आप जैसे आप लोग गिटार लेके फोटो खिंचाते हो उस तरीके से लेके बैठे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वास्तविक रूप से संगीत के प्रवीण हो, संगीत के ज्ञाता हो। क्लियर है? तो इनकी कुछ सिक्कों से इनके ये जो
वीणा लिए हुए जो इनका जो चित्र है उसकी वजह से इनको संगीत सम्राट भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त महान विजेता था। प्रयाग स्तंभ लेख में इसके व्यापारिक विजयों का विवरण प्राप्त होता है। किसकी विजयों का? समुद्रगुप्त की विजयों का प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति दरबारी कवि हरिशेन के द्वारा लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है हरिशेन के द्वारा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों की विजय को आर्यावर्त राज्य कहा। इन विजयों का उन्मूलन कर उन्हें प्रयाग साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिण पथ के शासकों के प्रति समुद्रगुप्त ने अनुग्रह की नीति अपनाई और दक्षिण की विजय को धर्म विजय कहा और इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि नेपोलियन कौन था? ठीक, फ्रांस में एक बहुत ही कहा जाए कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति जिसका नाम था नेपोलियन, और नेपोलियन ने यूरोप में अपनी विजयों के लिए उसको जाना जाता है, लेकिन इन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। इनने थोड़ा सा अलग तरीका अपनाया विजय अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, और लेकिन इन समुद्रगुप्त ने एक अलग ही तरीका अपनाया, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, चलिए, समुद्रगुप्त साम्राज्य का महान शासक था। उसकी दिग्विजयों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने, ये भी याद रखेंगे, किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने इनको भारत का क्या कह दिया था? भारत का नेपोलियन कहा था। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अब नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था जिसने संपूर्ण जीवन युद्धों में व्यतीत किया तथा फ्रांस की सीमा का विस्तार किया। उसने स्वीडन, डेनमार्क, इटली, पुर्तगाल को परास्त कर स्पेन एवं रूस से युद्ध किया। साथ ही कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार किए। नेपोलियन ने सैनिक शक्ति से पूरे यूरोप को रौंद डाला। किस चीज से? सैन्य शक्ति से पूरे यूरोप को रौंद डाला। तो समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम से उत्तरी भारत के राज्यों को अपने राज्यों में विलीन किया, दक्षिण भारत के राज्यों को कर देने पर बाध्य कर दिया और उनकी प्रभुसत्ता कायम की। साथ ही साम्राज्य का अंग बनाकर विद्रोह का दमन कर दिया। क्लियर है? नेपोलियन, और जब कहा जाता है कि क्या भारत का नेपोलियन कहना समुद्रगुप्त को यथार्थक है, सार्थक है, तो इस चीज के लिए आप इन चीजों को लिख सकते हैं। ठीक, कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, हमारा जो पहले प्रश्न था, उस चीज को आप यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब आपको पता है कि नेपोलियन कौन था और समुद्रगुप्त कौन था। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक शासक था, वहीं नेपोलियन फ्रांस का एक सम्राट था, और इसीलिए दोनों के जो उद्देश्य थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, इसके कारण विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? भारत का नेपोलियन कहा। लेकिन दोनों के तरीकों में अंतर था। उसने सैन्य शक्ति का कहा जाए कि प्रयोग किया, लेकिन जब समुद्रगुप्त की बात आती है, समुद्रगुप्त ने अपने कहा जाए पराक्रम के द्वारा पूरे उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत लिया, और आर्यावर्त और दक्षिणावर्त जिसको उन्होंने कहा, और दक्षिणावर्त में लोगों को कर देने के लिए बाध्य कर दिया, और उसके बाद उन्होंने खुद ही इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो बिना युद्ध लड़े ही इन्होंने क्या कर लिया? उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसीलिए उत्तरावर्त और दक्षिणावर्त दोनों को अपने अधीन कर लिया, और इसीलिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? ये आप याद रखेंगे, विंसेंट स्मिथ के द्वारा इनको क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन कहा गया। अब बात करते हैं इसकी उपाधियों की। इसको 2 उपाधियां दी गई, एक तो कविराज की उपाधि और विक्रमांक की उपाधि। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए इनकी जो चित्र सिक्कों पर मिलते हैं, उसके कारण इनको संगीत प्रेमी भी कहा जाता है। ठीक, जैसे कि हमने ये वाली फोटो अभी
देखी थी। क्लियर है? क्लियर? कविराज, विक्रमांक और संगीत प्रेमी की उपाधि समुद्रगुप्त को दी जाती है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका संबंध मध्य प्रदेश से माना जाता है, ठीक, और इन्होंने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। 357 से लेकर 415 ईस्वी तक इनका कार्यकाल, उनका समय रहा, शासन का काल रहा। क्लियर? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नया संवत, जिसको 58 ईस्वी पूर्व विक्रमांक संवत, और उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। शकों पर इन्होंने अधिकार किया। शकों को इन्होंने उज्जैनी के जो आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ से खदेड़ के भगा दिया। इसके बाद जो कहा जाए, शकों ने अपना क्षेत्र बनाया जाके मथुरा को, और इनको शकों का उन्मूलन यहाँ से करने के लिए इन्होंने उसके उपलक्ष्य में सिक्के चलवाए और एक नया शक संवत चलवाया, जिसको कहा जाता है विक्रमांक संवत, और उपाधि धारण की किसकी? विक्रमादित्य की। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। विक्रमादित्य से, या कहा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय से और समुद्रगुप्त से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? स्रोत, जानकारी की स्रोत क्या है? कैसे पता कि चंद्रगुप्त कौन था, कहाँ इनका क्षेत्र था, कहाँ इनका शासन था? इनके समय के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है कालिदास की रचनाओं से। ठीक, कालिदास के बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, ठीक, इसका यात्रा वृतांत इन्होंने लिखा। इससे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि इनके समय में ही फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, भारत यात्रा पर आया था, यात्रा के लिए भारत आया था। इसके बाद मथुरा स्तंभ लेख से भी पता चलता है इनकी विजयों के बारे में, इनके अस्तित्व के बारे में। उदयगिरी अभिलेख से पता चलता है, सांची अभिलेख से पता चलता है, और अन्य जानकारी के स्रोत जिसमें हम लेते हैं कि चाहे कालिदास की रचनाएं हों, या फिर कहा जाए फाहियान का यात्रा वृतांत हो, या फिर सांची और उदयगिरी के अभिलेख, यहाँ से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में पता चलता है। क्लियर है? चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक क्षत्रपों, जिसमें कि रुद्र सिंह तृतीय को गुजरात में पराजित कर पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह भृगुकच्छ पर ही अधिकार प्राप्त कर लिया। भृगुकच्छ, भड़ौच, ठीक, पर अधिकार कर लिया, और सिक्के, चांदी के सिक्के, जिसमें कि चांदी के व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए, और सकारी की उपाधि धारण कर ली। किसकी? सकारी की उपाधि भी इन्होंने धारण की। अभी हमने बात की थी विक्रमादित्य की उपाधि की, इसके साथ एक और उपाधि जुड़ती है इनकी, सकारी की उपाधि। ठीक, महरौली में लौह स्तंभ लगाकर विजय उत्सव मनाया, जिस पर चंद्र नामक शासक की विजय का वर्णन मिलता है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की जाती है। दिल्ली के महरौली में स्थित ये जो स्तंभ है, इससे चंद्र नामक राजा की विजयों के बारे में पता चलता है, और जिसकी पहचान किसके बारे में की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में की गई है। क्लियर? और कहा जाता है कि जिस तरीके से ये स्तंभ है और जिस धातु से बना है, उसकी चमक आज तक नहीं गई है। ठीक, तो इस यहाँ से इनकी जानकारी के स्रोत भी हम देखते हैं, और इनके बारे में हमें जानकारी भी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं उपाधि की। उपाधि जैसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, मुख्य परीक्षा में इन चीजों को अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो ठीक है, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमांक की उपाधि धारण की थी, परमार भागवत की उपाधि धारण की थी, साथ में एक और उपाधि जो की थी सकारी की, सकारी, ठीक, सकारी की उपाधि धारण की थी। शिक्षा के केंद्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इनके समय में शिक्षा के केंद्र थे पाटलिपुत्र और उज्जैनी। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। चलिए,
नवरत्नों के बारे में भी इनके समय में मिलता है। इनका जो दरबार था वहां पे नवरत्न इन्होंने बनाए थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इसी प्रकार से नवरत्न हम देखते हैं जब मुगल काल पढ़ते हैं तब अकबर के दरबार में हम नवरत्नों के बारे में पढ़ते और सुनते हैं। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें मेन थे बराहमिहिर, ठीक, बेताल भट्ट, बररुचि, कालिदास, घटपन, शंकु, उसके बाद आते हैं अमर सिंह और छत्रक और उसके बाद आते हैं धन्वंतरी। इनमें से कुछ नाम आपने पहले भी सुने होंगे। बराहमिहिर हो गए, ये इनके समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, ठीक, खगोलविद थे। कालिदास साहित्य के क्षेत्र में इनको कहा जाए कि एकमात्र व्यक्ति कहा जाता है जो कि संस्कृत के लिए जाने जाते हैं और इनको कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है कालिदास को? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर एक व्यक्ति है, ठीक, जो कि अपनी रचनाओं को उसी फॉर्म में लिखते थे जिस फॉर्म में कालिदास लिखते थे। जब हम कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास की रचनाएं संस्कृत में हैं। इनको संस्कृत का महान कवि कहा जाता है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो ये तो बेचारे अंग्रेजी में लिखे हैं। तो आप कहेंगे कि मैम कैसे सिमिलरिटी होती है? इनकी सिमिलरिटी इस रूप में है, इनमें जो समानता है वो इस रूप में है कि शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं वो भी सारे के सारे नाटक के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? नाटक के फॉर्म में है, जिसमें कि रोमियो जूलियट जैसा नाटक कहीं सुना हो, मे बी आपने, ठीक। इसके कई नाट्य रूपांतरण आए दिन स्कूल कॉलेजेस में किए जाते हैं। साथ ही टीवी पे भी आप लोगों ने देखे ही होंगे, या नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं तो आप सुन लीजिए और आगे इस कोशिश करिए कि कुछ और नाटकों के बारे में भी आप जान सके, ठीक। रोमियो जूलियट जैसे नाटक, या फिर कहें कि ज्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वो नाटक के फॉर्म में है और उसी प्रकार कालिदास की रचनाएं भी नाटक के फॉर्म में है। इसीलिए दोनों में समानता या सिमिलरिटी होती है और इसीलिए भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, किसको? कालिदास को कहा जाता है, ठीक। फिर आता है धन्वंतरी का नाम। धन्वंतरी इनके समय के एक प्रमुख चिकित्सक थे। प्रमुख कौन थे? चिकित्सक थे। क्लियर है? चलिए, तो नवरत्नों के बारे में जानकारी हमें मिलती है किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्लियर? चलिए, शिक्षा के केंद्र की हम बात कर चुके हैं। दो शिक्षा के केंद्र थे, एक तो था पाटलिपुत्र और दूसरा था उज्जैनी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो कहा जाता है, स्थान माना जाता है, वो उज्जैनी माना जाता है, जिसको उस समय कहा जाता था अवंती। ठीक, क्लियर? चलिए, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। कुमारगुप्त के व्यवस्थित शासन का वर्णन उनके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? मंदसौर के अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख गुप्त शासकों के समय में मिलते हैं। किसके समय में मिलते हैं? गुप्त शासकों के समय में मिलते हैं। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम वक्त में पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? पुष्यमित्र शुंग का आक्रमण हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र आदि जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की। जब हम इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में बात करते हैं? उपलब्धियों की बात करते हैं, तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आती है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में। किसके रूप में? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में।
संस्थापक के रूप में। क्लियर है? किसका नाम आता है? कुमार गुप्त का नाम आता है। इन्होंने उपाधि धारण की महेंद्रादित्य की, महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र की इन्होंने उपाधि धारण की। हेनसांग ने कुमार गुप्त का नाम शक्रादित्य बताया है। हेनसांग, जिसकी हमने पहले ही बात की कि गुप्त काल की जानकारी का जो स्रोत है उसको हेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत है उससे देखा जा सकता है। तो हेनसांग ने कुमार गुप्त को क्या कहा? शक्रादित्य कहा। क्लियर? चलिए, अब एक प्रश्न जो हमने डिस्कस किया था कि भारत का स्वर्ण काल या गोल्डन एरा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहने के पीछे अब कुछ ना कुछ हमें कारण देने होंगे। ठीक, तो कारण के लिए जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा समय, कोई ऐसा शासन काल जिसके समय में सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हो, जनता बहुत खुश हो, जनता में को बहुत अच्छे से कहा जाए पालन पोषण और हर चीज के अधिकार हो। साथ ही जब हम विज्ञान तकनीकी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, हम साहित्य की बात करते हैं, हम कुछ खोजों की बात करते हैं, तब ये सबसे पहले आगे खड़े दिखाई देते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहने के पीछे कुछ चीजों को हम देख के चलते हैं। ठीक, और जब हम कुछ चीजों को देखते हैं तब हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भारत का स्वर्ण काल इसको कहना कितना सही है। ठीक, जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं, पूरे गुप्त काल का एक अध्ययन करते हैं जिसमें हम किसी एक शासक की बात नहीं कर रहे हैं, हम न सिर्फ समुद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, ना हम सिर्फ कुमार गुप्त की बात कर रहे हैं, ना हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं, हम संपूर्ण गुप्त काल की बात कर रहे हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और कहा जाता है तो ये कहना कितना सही है और कहा जाना चाहिए या नहीं। ठीक, तो सबसे पहले इनकी उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हुई उनको देख लेते हैं। ठीक, आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व इसी समय में रहे और इन्होंने कुछ खोजें की। ठीक, उन खोजों को कहा जाए कि आज भी हम उतना ही महत्व देते हैं जितना कि उस समय रहा होगा। और ना सिर्फ ये, हमारी जो ऐतिहासिक विरासत है इसमें आर्यभट्ट का नाम बहुत पहले आता है। आर्यभट्ट की उपलब्धियों और आर्यभट्ट के महत्व को हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जब हमने पहला अपना अंतरिक्ष यान भेजा, ठीक, तो उसका भी नाम हमने आर्यभट्ट के नाम पे रखा। क्लियर? चलिए, आर्यभट्ट इस काल के सबसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ और ज्योतिष माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना की जब बात करते हैं तो आर्यभट्टियम थी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण ग्रहण लग जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को बतलाया। शून्य की खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आर्यभट्ट को दिया जाता है। अगर एक गाना सुना हो आप लोगों ने कि अगर भारत शून्य न देता, अगर भारत दशमलव न देता तो चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ठीक, कुछ गाने वाने भी सुना करें आप लोग। ठीक इस चीज से भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, सिर्फ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है ये, हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान, बहुत सारा नॉलेज हमको यहाँ से भी मिल जाता है। ठीक, तो गाना जरूर सुने कि देता ना दशमलव भारत तो चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चलिए, तो ये जो शून्य का जनक या शून्य देने वाले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट के समय में थे ये गुप्त काल में। गुप्त काल में ये एक गणितज्ञ, एक ज्योतिष के रूप में जाने जाते थे। प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है आर्यभट्टियम, और आर्यभट्टियम में ही इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। इसके पहले कई मिथक दिमाग में चलते थे, लोग पृथ्वी को ही सब कुछ मानते थे। लोग इवन ये तक कहते थे कि जो कुछ हो रहा है ना पृथ्वी किसी के आगे नहीं घूमती,
पृथ्वी के आगे सब कोई घूम रहा है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के आसपास, अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं घटित होती हैं। क्लियर है? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बताने के लिए इनको जाना जाता है। साथ ही शून्य की खोज करने का श्रेय भी आर्यभट्ट को दिया जाता है। जब बात करते हैं कला की, कला एवं स्थापत्य कला में भी गुप्त काल का विशेष योगदान था। गुप्त काल को भारतीय कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल में स्थापत्य, ठीक, मूर्ति कला, चित्रकला के अतिरिक्त अन्य विविध कलाओं का भी उत्थान हुआ। कलाएं मुख्यतः धर्म से प्रभावित थी। स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। मंदिर निर्माण की शैलियां इनके समय में प्रचलित हुई थी। मंदिर निर्माण की शैलियों की जब हम बात करते हैं, नागर शैली, ठीक, और जो दक्षिण में अपनाई जाती है वो शैली, मतलब मंदिरों के निर्माण की जो कला है उसका विकास गुप्त काल में हुआ। नागर वेश्या शैली का पहली बार प्रयोग इस समय में किया गया और इसीलिए हम कहते हैं कि स्थापत्य के क्षेत्र में भी गुप्त काल बहुत आगे था, बहुत संपन्न था। क्लियर है? चलिए चित्रकला की बात करते हैं। चित्रकला के क्षेत्र में भी गुप्तों का बहुत योगदान था। इस काल में चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। रंग रेखाओं का प्रयोग किया जाता था। भाव एवं विषयों का चित्रीकरण अत्यंत प्रभावशाली था। इस चीज से हम मान सकते हैं कि गुप्त काल में जो चित्रकला थी वो अपनी एक अलग ही पीक पॉइंट पे थी, एक अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। भावों को प्रकट करने की कला चित्रकारों के पास थी। तो इस समय अगर ये चित्रकला या कला, स्थापत्य, इतनी सब चीजों में अगर विकास हो रहा है तो इसके पीछे का जब हम कारण जानते हैं तो उस समय जो शासक थे, उस समय जो लोग थे, उन्होंने इनको कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान किया, इनको इतना महत्व दिया कि ये लोग इन खोजों को करने में सक्षम हो सके। ठीक है, चित्रकला की हम बात कर रहे हैं। चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने की जब बात करते हैं तो अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ मध्य प्रदेश में है और जो कि धार जिले में स्थित है। बाघ और अजंता में जो चित्रकारियां हैं वहां से गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में जाना जा सकता है। अजंता में जो चित्रकारी है उसमें एक वर्णासन राजकुमारी का चित्र है। उसके भाव भंगिमाओं को देख के हम उस समय की चित्रकारी और उस समय के चित्रकारों की जो कला है, उनकी जो टैलेंट है उसको हम समझ सकते हैं। क्लियर है? तो चित्रकारी में भी ये अपने एक अलग ही पीक पॉइंट पे थे। अब बात करते हैं अजंता की। अजंता जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं। गुप्तकालीन गुफाओं की जब बात करते हैं तो 16 नंबर की गुफा, 17, 19 और अन्य गुफाएं भी गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक, अजंता की गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आपका जो आर्ट एंड कल्चर है, कला से जुड़ा जो आपके सिलेबस है उससे जुड़ी जब चीजें क्वेश्चन पूछने की बारी आती है तो अजंता, एलोरा जैसी चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही चीज आपके गुप्त काल से भी संबंधित है, ये आपके चित्रकला से भी संबंधित है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। गुफा नंबर 16 में मनासन राजकुमारी का चित्र है। संगति का क्षेत्र ललितगण और समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं, जिससे कि हम ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि न सिर्फ उस समय संगीत, चित्रकला आदि बहुत अपने पीक पॉइंट पे थी, साथ ही वहाँ के जो शासक थे वो भी संगीत में रुचि लेते थे और जब जो खुद रुचि लेते थे तो जाहिर सी बात है कि संगीतकारों को भी संरक्षण प्रदान करते रहे होंगे। क्लियर है? चलिए शिक्षा एवं साहित्य की बात करें। गुप्त काल शिक्षा एवं साहित्य के विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। गुप्तकालीन अभिलेखों में 14 प्रकार की विधाओं का वर्णन मिलता है जिसमें शिक्षा प्रदान की जाती थी। 14 प्रकार की विधाओं में शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथ ही जब शिक्षा के केंद्रों की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से थे पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा प्रमुख रूप से शिक्षा के लिए जाने जाते थे। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इस चीज से हम समझ सकते हैं कि शासकों द्वारा
शिक्षा को किस तरीके से महत्व दिया गया था। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जानने के बाद हम इस चीज को समझ सकते हैं कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल अगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है, कोई भी अतिशयोक्ति हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। साथ ही जब हम अन्य चीजों की बात करते हैं, गुप्त काल में अन्य चीजों को जो हम लेके चलते हैं और समाहित रूप से जब देखते हैं, ठीक, गुप्त काल शतरंज जैसे खेलों का भी यहाँ पर उद्भव हुआ। ठीक, शतरंज जैसे खेलों का उद्भव हुआ जिसको कि 64 खानों का खेल कहा जाता था। साथ ही भवन निर्माण की शैलियों का निर्माण हुआ जिसमें हम बात करते हैं स्थापत्य की। ठीक, भवन निर्माण शैलियां, भवन निर्माण शैलियां, ठीक, इसी इनके समय में विकास हुआ। साथ ही खगोल विद्या के क्षेत्र में हमें नाम देखने को मिलता है आर्यभट्ट का, खगोल विद्या। ठीक, आर्यभट्ट बराहमिहिर जैसे खगोलविद गणितज्ञ हमें दिखाई देते हैं यहाँ पे गुप्त काल में। ठीक है, साथ ही जब हम बात करते हैं गणित में, तो गणित के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए सबसे बड़ी चीज है कि शून्य का आविष्कार हुआ, शून्य का आविष्कार हुआ। ठीक, गणित के रूप में भी ये अपनी एक अलग ही कहा जाए स्थान रखते थे, एक अलग ही योगदान प्रदान करते थे। साथ ही जब हम बात करते हैं साहित्य की, साहित्य में जब बात करते हैं तो कालिदास जैसे कवि, कालिदास जैसे कवि दिखाई देते हैं जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। इनकी अमर कालजयी रचनाएं जिसमें कि मेघदूत है, ठीक, अपना अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रम उर्वशी है, ऐसे कई रचनाएं जो इनको कालजयी बनाती हैं और इनके साहित्य और इनके लेखन और इन चीजों के लिए इनको शेक्सपियर जैसी उपाधि से सम्मानित किया जाता है। क्लियर है? साथ ही केंद्रीय प्रशासन के लिए जाना जाता था। गुप्त काल की हम बात करें, केंद्रीय प्रशासन के लिए जाना जाता था। केंद्रीय प्रशासन होता था जिसकी कि केंद्र में कौन होता था? राजा होता था। ठीक, खगोल के क्षेत्र में भी जो हम बात कर रहे हैं कि उपलब्धियां की गई, बाद में चल के जब देश आजाद हुआ उसके बाद हमने जब पहला अपना अंतरिक्ष मिशन भेजा जिसको हम कहते हैं उसका नाम आर्यभट्ट रखा। क्लियर? तो इसकी महत्ता के बारे में हम जानते हैं, इनकी उपलब्धियों के बारे में जब जानते हैं तो अनायास ही हम इस चीज को कह सकते हैं कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत का स्वर्ण काल कहा जाने के पीछे का जो रीजन है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, या फिर अपनी और अन्य खोजों के लिए हो, शिक्षा के केंद्रों के रूप में हो, जहां नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आती है, तब हमें गुप्त काल अनायास ही ये कहने पे मजबूर करता है कि हाँ, भारत का गुप्त काल, भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाए। क्लियर है? तो ये छोटी सी चर्चा थी, तो छोटी नहीं कहूँ, बड़ी सी एक चर्चा थी जिसमें कि हमने गुप्त काल के बारे में जाना, गुप्त काल के संस्थापकों के बारे में जाना, उनके कुछ राजाओं की उपलब्धियों के बारे में जाना, भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त को, इस बारे में जाना, साथ ही भारत का स्वर्ण काल गुप्त काल को क्यों कहा जाता है इसके बारे में जाना। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्ले स्टोर से जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस टाइम।